नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है टियरी 4 से रिलेटेड। ये वीडियो ज्योग्राफी का होगा, क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी। इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे और साथ में इस वीडियो में समझेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर टीआरई में आए हुए हैं, टीआरई 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई 3 के दोनों पेपर में। जो टीआरई 3 कैंसिल हुआ था उसमें और साथ में जो टीआरई 3 भी एग्ज़ाम हुआ है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट जो हो रहा है वो क्लास 6 की ज्योग्राफी है, पृथ्वी हमारा आवास। विषय सूची पर एक बार नज़र डालते हैं। पहला चैप्टर है आपका सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, तीसरा जो आपका चैप्टर होने वाला है वो पृथ्वी की गतियाँ यानी मोशन ऑफ अर्थ, चौथा जो चैप्टर होगा मानचित्र मैप, पांचवा जो चैप्टर होगा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिसमें हम यहाँ पे जयमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल को पढ़ेंगे। छठा जो चैप्टर होगा आपका वो पृथ्वी के संपूर्ण स्थल रूप को पढ़ेंगे यहाँ पे। सातवां जो चैप्टर है आपका हमारा देश भारत, और आठवां जो चैप्टर होने वाला है आपका क्लाइमेट यानी जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी जीव से रिलेटेड होने वाला है। इस सीरीज में हम आज पहले चैप्टर को कवर करेंगे जो कि सौरमंडल में पृथ्वी। जैसा कि हम चैप्टर पे आ चुके हैं, सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के समय सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 बिंदु चमकते दिखाई देते हैं, लेकिन फिर बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान लगते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो सौरमंडल है वो असंख्य तारों, उल्काओं, आकाशगंगाओं से बना हुआ है। तो अगली जो आपका पैराग्राफ है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यानी चंद्रमा जो हमारा मून है वो हमें रेगुलर दिखता है, और चंद्रमा हमें अलग अलग दिखाई देता है। अलग अलग आकार उसका अलग अलग तिथियों में दिखाई देता है। पहले पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखा जाता है, जिसको हम फुल मून कहते हैं। फुल मून यानी पूर्णिमा की रात, और पूर्णिमा की रात महीने में सिर्फ एक बार आपको दिखेगी, जहाँ पे आपको चंद्रमा एक मतलब कह सकते हैं बिग मून दिखाई देगा। दिन दोस्तों 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते, मतलब धीरे धीरे इसकी आकृति घटती चली जाती है और एक ऐसी स्थिति आती है कि जहाँ पे जिस दिन चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देता, और उस दिन को हम अमावस्या बोलते हैं, जिसको हम न्यू मून। और अमावस्या के बाद नया न्यू मून यानी कह सकते हैं फिर मून आपका बनना स्टार्ट होता है। तो ऐसी रात में अगर आसमान साफ़ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। जिस दिन मून नहीं रहेगा, जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता, जिस रात को, उस दिन हम कह सकते हैं आकाश को डीपली ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहाँ पे क्लैरिटी ज़्यादा होती है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। तो यहाँ पे बातें, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा, फुल मून और न्यू मून। फुल मून जो कि पूर्णिमा, और न्यू मून यानी अमावस्या। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो होगा खगोलीय पिंड, जिसको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, खगोलीय पिंड। अब ये खगोलीय पिंड क्या होते हैं?
तो इसको हम समझेंगे कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो खगोलीय पिंड में सभी वस्तुएं जितनी भी आसमान में हैं, चाहे वो तारे हों, कोई कह सकते हैं प्लेनेट हो, कोई भी उल्का पिंड हो, वो सारे सेलेस्टियल बॉडी में आएंगे, यानी खगोलीय पिंड कहलाएंगे। सूर्य, चंद्रमा भी सेलेस्टियल बॉडी ही, खगोलीय पिंड ही है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। अब गैसों की बात हो रही तो सूर्य जो हमारा तारा है वो गैसों से मिलकर बना है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। बहुत इनके पास अपने ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो तारा यहाँ से भी पूछा जाएगा, तारे क्या होते हैं? स्टार्स। तारे वे होंगे जिनके पास खुद की क्या होगी? ऊष्मा होगी, खुद की ऊष्मा, खुद की चमक होगी, उनके पास खुद की हीट होगी, तो उसको हम कह सकते हैं तारा बोलेंगे। और सूर्य हमारा जो है वो आपका तारा है। सर आल्सो इज ए स्टार। यहाँ तक बातें क्लियर? नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनके ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी कितना छोटा दिखाई देता है ना? रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देखते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी नक्षत्र मंडल क्या होता है? जब हम तारों को देखें, नक्षत्र मंडल क्या होगा कि तारों का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे मान लो तारे हैं, कई सारे तारे, और उनसे एक कह सकते हैं पैटर्न बन जाए, एक आकृति बन जाए, तो उसको हम नक्षत्र मंडल बोलेंगे। और अर्शा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। यानी यहाँ से ये पॉइंट जो है आपसे पूछा जा सकता है कि अर्शा मेजर या बिग बियर है क्या? तो नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि। आपने देखा होगा सप्तऋषि में 7 तारे, 7 स्टार्स। एक पैटर्न का स्ट्रक्चर बना करके दिखते हैं आसमान में, तो वो सप्तऋषि स्टार्स है, यानी नक्षत्र मंडल सप्तऋषि है। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र अर्शा मेजर का भाग है। अपने परिवार या आस पड़ोस के बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में अधिक तारों या ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। यानी ये सब चीज़ें छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए बताया जा रहा है। तो दोस्त मेरे, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और आता रहता है। ध्रुव तारे से रिलेटेड करके पूछा जाता है कि ध्रुव तारा, तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। यानी ध्रुव तारा, जिसको हम नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, ये एक ऐसा तारा है जो हमको उत्तर दिशा में दिखाई देगा। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो ये तो जानने की बातें होगी, लेकिन यहाँ ध्रुव तारे से एक क्वेश्चन बनेगा आपका, नक्षत्र मंडल से एक आपका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं। यानी अब बात होगी किसकी? ग्रहों की बात होगी, उपग्रहों की बात होगी। तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास खुद की प्रकाश, खुद की ऊष्मा नहीं होगी, खुद का प्रकाश और ऊष्मा होगा तो वो स्टार होंगे, तारे होंगे। और नहीं होगा तो वो ग्रह भी हो सकते हैं, उपग्रह भी हो सकते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं और ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाली वस्तु। यहाँ तक बातें क्लियर है? नेक्स्ट, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं
पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। और पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। यानी जिस तरह हम चंद्रमा को देखते हैं कि हमें रात में वो चमकता हुआ दिखाई देता है, वैसे अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी पर भी अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी भी हमको चमकती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि सन की वजह से। ये सोलर सिस्टम का एक डिज़ाइन है, यानी चित्र है। इसको हम अभी लास्ट में समझेंगे, जिसमें हम कह सकते हैं फिगर बना करके आपको अच्छे से समझाएंगे इसको। नेक्स्ट है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यानी अब हम बात करेंगे किसकी? मून की। थोड़ी डिटेलिंग करेंगे मून के बारे में। तो ये पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी पृथ्वी के चारों ओर, अर्थ के चारों ओर आपका चक्कर लगाएगा चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। तो अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि टोटल ग्रह कितने हैं, टोटल ग्रहों के पास कितने मून हैं, कौन सा ग्रह गैसीय है, कौन से ग्रह पर जीवन पॉसिबल है, किस पर नहीं है, इन सब पे बात करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। और अभी ये सीरीज आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको लाइक करना होगा और कमेंट करना होगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे उस डाउट्स को आपको क्लियर करना होगा। नेक्स्ट जो बात आएगी वो सौरमंडल की, यानी सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम है क्या? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सन है। यानी सन है, सन के चारों तरफ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं और इस पूरे पैटर्न को हम सौरमंडल बोलेंगे। और मुखिया की बात करते हैं। सूर्य सौरमंडल में के केंद्र पर स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। अब गर्म गैसों से क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाभिकीय संलयन और विखंडन की प्रक्रिया होगी। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से कह सकते हैं हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिल करके जब दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे हीट और कह सकते हैं लाइट, यहाँ पे हीट और लाइट हमको कह सकते हैं जनरेट होगा, जिससे सूर्य के पास ऊष्मा आएगा। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी अगर सौरमंडल की बात करें, सौरमंडल में जितने भी ग्रह उपग्रह सभी को लाइट ऊष्मा कहाँ से मिलेगी? सूर्य से। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे काफ़ी दूर है। और अगर हम सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात करें तो ये आपको पॉइंट आपको याद रखना है कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है अप्रॉक्सीमेट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्रह यानी प्लैनेट क्या होते हैं। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, यानी कह सकते हैं सन, और सन से डिस्टेंस के अनुसार अगर हम बात करें तो पहले हम सबसे नज़दीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। यहाँ पे याद करने का ट्रिक भी बताया गया है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। और फिर सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब निश्चित पथ होगा, उस पथ को हम बोलेंगे दीर्घवृत्ताकार पथ, इलिप्टिकल पाथ जिसको बोलेंगे इंग्लिश में। और जो ग्रह सबसे नज़दीक होगा उसका इलिप्टिकल यानी उसका पाथ जो है सबसे कम होगा। जो ग्रह जितना ज़्यादा दूर होगा उसका इलिप्टिकल पाथ उतना ज़्यादा बड़ा होगा। जिसमें अगर हम बात करें, और जो ग्रह सबसे नज़दीक होगा वो जल्दी चक्कर लगाएगा, जो दूर होगा उसका चक्कर उतना ज़्यादा कह सकते हैं
डिले होगा। नेक्स्ट, बुध सबसे नज़दीक ग्रह है। अब बुध जो है अपनी कक्षा में केवल की का जो चक्कर है, एक चक्कर पूरा करने में यानी सूर्य के चारों ओर घूमने में 88 दिन का समय लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जुड़वा ग्रह यही ट्विन ऑफ द प्लेनेट। तो पृथ्वी का अगर हम जुड़वा ग्रह की बात करेंगे तो वो आपका शुक्र है, वीनस। ये क्वेश्चन आपके टीआरई में पूछा गया है। टीआरई में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका अभी तक प्लूटो, यानी अगर हम 2006 की बात करें, 2006 तक कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ अगर प्लैनेट की बात करेंगे तो 9 प्लैनेट काउंट किए जाते थे, जिसमें प्लूटो जो यम, जिसको हम यम ग्रह बोलते थे, उसको हटा दिया गया। उसको हटाने का रीज़न क्या था? तो रीज़न आपका ये जो है दूसरे ग्रह के कह सकते हैं दीर्घवृत्तीय पथ पर कह सकते हैं, उसको ये क्रॉस करता था, जिस वजह से 2006 तक में निर्णय लिया गया और इस पिंड को यानी इस ग्रह को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। यानी बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट जिसको बोलते हैं, तो ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में इसको रखा गया है। यहाँ तक कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को बताया गया है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। बात करेंगे हम पृथ्वी की। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी हमारा तीसरे नंबर पर आता है। साइज के हिसाब से अगर बात करेंगे तो ये 5वें नंबर पर आएगा, यानी आकृति अगर देखेंगे तो 5वें नंबर पर, अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो तीसरे नंबर पर पृथ्वी हमारा आता है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यानी अगर हम पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी की जो बनावट है यानी अर्थ की जो बनावट है वो ध्रुवों पर थोड़ी सी चिपटी है, पोल्स पर। यही कारण है कि इसको हम भूआव कहते हैं, यानी अगर हम पृथ्वी के शेप की बात करें, आकृति की बात करें तो जियोड शेप बोलते हैं इसको। तो पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है वो आपका जियोड स्ट्रक्चर है। ओके, अब जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ समतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी वायु उपस्थित है। यहाँ पे जीवन की सभी आवश्यक चीज़ें उपस्थित है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं, ऑक्सीजन है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत या अनोखा ग्रह इसको बोलते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अब नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जल की यानी वाटर की परसेंटेज ज़्यादा है, 2/3 जल है, जिस वजह से पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। इसको हम नीला ग्रह भी बोलते हैं, नीला ग्रह। तो पृथ्वी के बारे में इतनी बातें। नेक्स्ट जो बात आ रही है चंद्रमा की। दोस्तों, अगर हम चंद्रमा की बात करें तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, यानी एक ही चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी 1/4 व्यास की बात करेंगे तो यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यानी चंद्रमा हमें बड़ा इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि सभी ग्रहों और खगोलीय पिंडों से अगर हम कंपेयर करें तो ये काफ़ी नज़दीक है, जिस वजह से इसकी आकृति बड़ी दिखाई देती है। ये हमसे 3,84,000 किलोमीटर ही दूर है, यानी डिस्टेंस की बात करेंगे तो 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अभी आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरियों को तुलना कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पे ये आपके को मतलब हमें कह सकते हैं काउंट करने के लिए दिया गया है कि हाँ कैलकुलेशन कर लीजिए। कुछ रोचक बातों में अगर हम बात करेंगे तो नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था अपना। तो यानी अब हमें ये भी क्लियर हो गया कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका नील आर्मस्ट्रांग के बारे में। और एक क्या आप जानते हैं, इसमें बताया गया है आपको कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख
किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, सेकंड प्रति सेकंड की स्पीड से इस गति के बावजूद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। यानी यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं पृथ्वी तक पहुँचती हैं 8 मिनट 16 सेकंड। हालांकि यहाँ पे 16 सेकंड नहीं दिया गया है, कहीं कहीं 20 सेकंड लिखा रहता है। तो 8.16 मिनट में पृथ्वी पर सूर्य की प्रकाश पहुँचती है। उपग्रह क्या होते हैं? तो खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाएगा। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आप कह सकते हैं नेचुरल है जैसे कि चंद्रमा, अब आर्टिफिशियल उपग्रह भी बनाकर कह सकते हैं पृथ्वी की कक्षा में स्थित किए गए हैं, तो वो मानव निर्मित आपके कह सकते हैं हो गए। जिनमें अगर हम कुछ बात करें मानव निर्मित उपग्रह की, तो इनसेट है, IRS है, एडुसेट है, ये इत्यादि कह सकते हैं मानव निर्मित उपग्रह हैं। दोस्तों चंद्रमा के बारे में कुछ और रोचक बातें बताई गई हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। यानी यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये तो 27 दिन तो पूछे गए। चंद्रमा अपना रोटेशन और रिवोल्यूशन यानी खुद के अक्ष पर घूमना ये आपका रोटेशन होगा, और सन के अराउंड घूमना वो आपका रिवोल्यूशन होगा। तो चंद्रमा एक ही टाइम पे यानी 27 दिन में दोनों चीज़ें एक साथ पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से ये भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों चंद्रमा का एक ही भाग, पृथ्वी से हमेशा चंद्रमा का एक ही फेस क्यों दिखाई देता है? तो रीज़न क्या है? चंद्रमा अपना परिक्रमण और परिभ्रमण काल दोनों साथ में ही कंप्लीट करता है, 27 दिन में ही पूरा करता है, जिस वजह से उसका एक ही फेस दिखाई पड़ता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि चंद्रमा पर क्या जीवन संभव है? तो नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे न ही पानी है न ही वायु है, और आपको पता है कि चंद्रमा पर कह सकते हैं अभी वायुमंडल भी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं है। तो जिस वजह से इसी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, एंड पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जाता है। यानी जो चंद्रमा पर हमको दिखाई दे पड़ता है, बचपन में बहुत सारी कहानियाँ उसके बारे में सुनाया गया कि दादी स्वेटर बना रही हैं, माफ़ कीजिएगा। तो ये तो बातें हो गई आपकी चंद्रमा से रिलेटेड यानी मून से रिलेटेड होगी। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह वे आकाशीय पिंड होंगे, तारों, ग्रहों एवं ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह स्पेशली मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मिलते हैं। यानी ये पॉइंट आपके लिए नोटेबल होगा कि कौन से 2 ग्रह हैं जिनके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो आपका मंगल हो गया और आपका जुपिटर यानी बृहस्पति हो गया। मार्स और जुपिटर के बीच में आपके असंख्य मिलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह का एक बेल्ट मिलता है, यानी एक कह सकते हैं पट्टी मिलती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स में कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट कौन से 2 प्लैनेट के बीच में मिलता है? तो मंगल और बृहस्पति यानी मार्स एंड जुपिटर। नेक्स्ट उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के अत्यधिक नज़दीक आ जाते हैं। इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस क्रिया के दौरान वायु के घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पृथ्वी तक जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिसमें धरातल पर गड्ढे पड़ जाते हैं। दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट बात है, उल्कापिंड जो हम टूटता हुआ तारा कहेंगे, तो यही उल्कापिंड जब पृथ्वी के कह सकते हैं एटमॉस्फेयर में आएंगे,
अर्थ के जब एटमॉस्फेयर में आएंगे तो घर्षण के कारण यानी कह सकते हैं ये जल जाएंगे, यानी फायर। और यही फायर हमें दिखाई देता है तो इसको टूटता हुआ तारा बोलेंगे। और साथ में यही जो, और अगर ये बिना जले पृथ्वी के सरफेस पर अगर आकर गिर जाते हैं तो ये गड्ढे का संरचना बना देते हैं। और इसके प्रमाण भी मिले हैं। और आपके लिए क्वेश्चन होगा कि आप क्वेश्चन का आंसर करिए कि हमारे इंडिया में उल्का पिंड से बने हम एक झील का निर्माण हुआ है उल्का पिंड के गिरने से, तो वो कौन सी झील है, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम आप मेंशन करेंगे। अब दोस्तों आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी, सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यहाँ लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा, यानी लाखों करोड़ों तारों के असंख्य समूह को क्या बोलेंगे? आकाशगंगा बोलेंगे। उनका नाम क्या होगा? आकाशगंगा। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है, यानी एक सिस्टम है जिसमें करोड़ों तारे हैं, करोड़ों बादल हैं, गैसें हैं। इन सब से इनका कह सकते हैं निर्माण हुआ है। माफ कीजिए, ये वही आपका जी। तो अंतिम टॉपिक है आपका, यही आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। यानी अगर हम यूनिवर्स की बात करेंगे तो यही आपकी आकाशगंगा है। जैसे कि हमने बात किया कि आकाशगंगा में आपके ग्रह होंगे, तारे होंगे, गैसें होंगी, गैसों के बादल होंगे। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये जो फिगर बनाया गया है, आप ब्रह्मांड को अगर समझना चाहेंगे तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड बहुत बड़ी वस्तु है। उसमें कई सारी आकाशगंगाएँ आएंगी और कई सारी आकाशगंगाओं में सौरमंडल होगा। कई सारे सौरमंडल में एक कह सकते हैं पृथ्वी होगी, और एक पृथ्वी पर हम कह सकते हैं एक मानव होगा। तो आप देख सकते हैं कितने विशाल ब्रह्मांड की बनावट को कितने सिंपली स्ट्रक्चर में समझाया गया। यहाँ पे कुछ अभ्यास क्वेश्चन है, इन एक्सरसाइज इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है, जैसे कि हमने बताया हम बात करेंगे प्लैनेट, टोटल प्लैनेट। तो टोटल 8 प्लैनेट है। 9 था 2006 में, प्लूटो को हटाया गया तो टोटल 8 प्लैनेट हो गए हैं, जिनका जो सीक्वेंस है, अगर सूर्य से अगर डिस्टेंस की बात करेंगे सन से, तो सबसे पहले आपका बुध आएगा, दोस्तों बुध सबसे पहला प्लैनेट होगा जो सूर्य के नज़दीक होगा। फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, फिर मंगल आएगा, फिर बृहस्पति आएगा, फिर शनि, फिर अरुण आएगा आपका, और फिर वरुण आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनेंगे हम उस पर बात करते हैं। बुध सबसे नज़दीक की प्लैनेट है, ये चक्कर सबसे पहले लगा लेता है, यानी इसका दीर्घवृत्ताकार जो पथ होगा वो छोटा होगा। ये 88 दिन में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा लेता है। फिर बात करेंगे शुक्र के बारे में। अब शुक्र ये दूसरा ग्रह है और पृथ्वी से ये कह सकते हैं दिखाई पड़ता है। ये ट्विन ऑफ द प्लैनेट ऑफ अर्थ है, यानी पृथ्वी का जुड़वा बहन भी इसको या जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। तो शुक्र के बारे में, शुक्र एक चमकीला तारा है जो पृथ्वी से दिखाई देता है खुली आंखों से, विदाउट टेलीस्कोप। फिर हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में भी और हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो पृथ्वी तीसरे नंबर पर और शायद से 5वें नंबर पर, और ये मात्र एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे जीवन संभव है। क्यों है इस पर हम फिर आगे डिस्कशन करेंगे। पृथ्वी के बाद आता है आपका मंगल ग्रह।
मंगल ग्रह जिस पर जीवन खोजा जा रहा है, इस पर भी रिसर्च चल रहा है। फिर मंगल के बाद बृहस्पति, और मंगल और बृहस्पति के बीच में ही कौन सा, यानी कह सकते हैं 2 प्लैनेट हैं जिसके बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलता है आपको, तो वो आपको मंगल और बृहस्पति के बीच में। फिर उसके बाद बृहस्पति के बाद आपका आता है शनि, शनि प्लैनेट। शनि के बाद फिर आपका शनि से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा प्लैनेट है जिसमें रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, यानी छल्ले जैसी नुमा विलय मिलता है, तो वो शनि प्लैनेट है, सैटर्न। फिर नेक्स्ट प्लैनेट है आपका अरुण और वरुण। अब देखो दोस्तों, बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों ऐसे प्लैनेट हैं जो गैसीय प्लैनेट हैं। इनकी जो कह सकते हैं बनावट है वो कहीं ना कहीं गैसों से मिलकर बना हुआ है। और इसके पहले के जो, यानी प्राइमरी जो चारों प्लैनेट हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ऐसे प्लैनेट हैं जो आपके कह सकते हैं स्थल संरचना है, यानी यहाँ पे आपको रॉक्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको कह सकते हैं सॉइल मिलेंगे। तो ये रहा आपका कह सकते हैं कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी क्लास 6 का। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपकी स्टडी में करेगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आपको लाइक सब्सक्राइब करना होगा। और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर के, क्लास 6 की ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।